ईएमआई का बोलो। 10th वाला O1 का। ईएमआई O1 क्वेश्चन नंबर 10 में है वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल if a short bar magnet is moved along its axis with constant velocity। तो ऐसा है that ये रहा आपका सोलेनॉइड एंड इस सोलेनॉइड के अंदर में बार मैग्नेट को इंसर्ट करवा देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर हमसे पूछा गया है कि बाबा ईएमएफ वर्सेस लाइक क्या बोलते रहे, ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ क्या बनेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? इंक्रीज होते जाएगा सर। इंक्रीज होते जाएगा सर। फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर फ्लक्स इंक्रीज होगा, नॉट ईएमएफ। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स में इंक्रीज को अपोज करने के लिए खुद से ईएमएफ बनेगा। अब देखिए, जब ये इस तरह से अंदर की तरफ एंटर करता है तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इससे ईएमएफ की वैल्यू भी अपने को बढ़ती हुई फील हो रही है। फिर एक बार जब ये अंदर आ गया तो इसकी जो फील्ड लाइंस थी उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स तो लगभग सेम रहेगा जब तक कि ये अंदर है। फ्लक्स अगर सेम रहा तो इस दौरान में, इस ड्यूरेशन के लिए आप कह सकते हैं कि इसका जो ईएमएफ होगा वो लगभग ज़ीरो से बना रहेगा। समझते हैं इस बात को? हाँ सर। और फिर उसके बाद में जब ये बाहर निकलने लगेगा तो यहाँ पर ये फ्लक्स को कम करेगा, फिर और से में फ्लक्स को बढ़ेगा। कम करेगा तो उसके मतलब पहले तो फ्लक्स बढ़ रहा था तो बढ़ने के लिए अपोज करेगा, और बाद में फ्लक्स कम हो रहा है तो इसलिए अब कम होने को अपोज करेगा। और इस ड्यूरेशन में इसके बीच में कहीं पर जीरो भी रहा होगा। ईएमएफ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ देखें तो बीच में ज़ीरो भी होगा वगैरह वगैरह, तो उसके अनुसार ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मुझे सही दिख रहे हैं ज़ीरो के अनुसार। सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो अब बात करते हैं ऑप्शन ए और बी में से। तो बाबा मुझे पता है कि इस बार इस कंडीशन में जो ईएमएफ बना और इस कंडीशन में जो ईएमएफ बना, क्या वो सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट में है? ऑपोजिट में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ का Opposite direction। साइन ऑपोजिट होगा, और ईएमएफ का साइन ऑपोजिट हुआ तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। समझे? हाँ सर। और बोलो। हाँ सर। पीछे से आवाज आई, कौन सा सवाल? 7। हाँ सर। तो इसमें ये अच्छा सवाल है। इसमें देखना क्या है कि बाबा अपने को, मैं इन 3 आपको डायग्राम दिए गए हैं और तीनों में कंपैरिजन करना है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में हो रही है मैं वही कर लेता हूँ, और बाकी 2 आप सेम लॉजिक की मदद से कर पाएंगे। तो इसमें से कौन सा करूँ, फर्स्ट वाला, बीच वाला या लास्ट वाला? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। तो चलो फर्स्ट अगर करें तो ऐसा सर्कुलर रीजन हमें बना दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, यानी कि बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, डॉट है, बाहर की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। और इसको 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, और 2 टुकड़े में से कहा गया कि पहला टुकड़ा इसमें क्या है, INCR इंक्रीज, और यहाँ पर भी INCR इंक्रीज। तो बाबा यहाँ पर मतलब ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ी तो फ्लक्स भी इसकी वजह से बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे करंट पैदा होगा। तो मैं देखता हूँ कि इस रीजन में भी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बाहर की तरफ, तो इसमें ये चाहेगा कि करंट इधर पैदा हो। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये भी चाहेगा करंट इधर पैदा हो। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बाबा यहाँ पर दोनों रीजन, यानी कि अपर रीजन और लोअर रीजन चाहते हैं करंट सेम डायरेक्शन में पैदा हो, सेम डायरेक्शन में पैदा हो। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मिडिल वाले की केस की बात करता हूँ तो इसमें देख सकते हो कि अपर वाला रीजन तो चाहता है करंट क्लॉकवाइज बने,
और लोअर वाला रीजन जो चाहता है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज बने। इतनी बात देख लो, समझ लो। अरे लोअर वाले में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, तो वो फ्लक्स में डिक्रीज को अपोज करेगा करंट, तो इसमें ऐसा चाहेगा। तो यहाँ पर जो नेट करंट है वो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा। यहाँ पर जो नेट करंट है वो इन दोनों का डिफरेंस बनेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ थर्ड वाले की, जो सबसे मतलब सबसे आसान वाला तो पूछ लिया तुम गधों कहीं के। फर्स्ट वाला तो सबसे आसान था, उसमें पूछ लिया तुमने। बता सर। पूछना चाहिए था आपको सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बाहर की तरफ, यहाँ पर ये है अंदर की तरफ। ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ऊपर वाली, और ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये कर रही है इंक्रीज। तो मैं देखता हूँ कि बाबा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करी, तो ये फ्लक्स ऐसा, करंट ऐसा चाहेगा कि बाबा ये डिक्रीज को अपोज करे। सिमिलरली यहाँ पर इसको अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर करंट ऐसा चाहेगा कि ये अंदर में इंक्रीज को अपोज करे, तो इसका मतलब ये करंट ऐसा होना चाहेगा। तो आई कैन से कि यहाँ पर जो करंट बन रहा है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बीच वाले में दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, यानी कि सब्ट्रैक्ट होंगे, और पहले वाले में एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है कि लूप ए और लूप सी का तो सेम दिख रहा है और बी का सबसे कम दिख रहा है। तो आई ए इज इक्वल टू आई सी, और ये सबसे छोटा होगा आई बी। समझे? हाँ सर। और बोलो। हाँ सर। एनी अदर डाउट बाबा? सर एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है। क्या है? एक स्फीयर है न्यूट्रल शेल सर, उसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक q चार्ज रखा है। क्या इलेक्ट्रो का वो- सवाल पूछ रहा है क्या? हाँ अरे बाद में क्लास में पूछ लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ ले। बाकी लोग क्या करेंगे अभी? अरे सर टेस्ट का ही क्वेश्चन था। टेस्ट का क्वेश्चन है, पूछ। तो वो सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज है q, तो फिर सेंटर से थोड़े डिस्टेंस नीचे शेल में पोटेंशियल कितना होगा इंड्यूस चार्ज की वजह ये से? मैंने कर दिया। क्या है बोलो? यही था ना? शेल है, शेल। होलो होलो हाँ, होलो स्फीयर है अपना, इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल। फिर क्या? r डिस्टेंस दूर सेंटर से एक q चार्ज रखा है। क्लास इलस्ट्रेशन है, नोट्स खोलना, दिख जाएंगे तो लास्ट में, कंडक्टर के लास्ट में देखना। हाँ तो सर इसका वो आना चाहिए ना, k q by r। क्या कहाँ पर पूछा हुआ है पोटेंशियल? वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट पे, लेट्स से कोई भी पॉइंट ले लो। हाँ, और वो पॉइंट का डिस्टेंस r डैश दिया। ये पॉइंट का डिस्टेंस r डैश दिया है, Q और से, इस Q पॉइंट से। का q से r डैश दिया। q से r डैश है, वो नहीं दिया। ये r1 मान लो एक बार, है ना? फिर उसके बाद क्या बोला है, किसका पोटेंशियल पूछा है? p पे पोटेंशियल पूछा इंड्यूस्ड की वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड की वजह से p पर पोटेंशियल। तो आपका क्या मानना है? k q by r ही होना चाहिए ना? क्यू बाई आर होना चाहिए। चलो अभी क्या है कि बाबा होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है, उसके अंदर में मैंने कुछ क्यू चार्ज रख दिया, बाहर कुछ क्यू चार्ज रख दिया, और मैं चाहता हूँ कि बाबा पॉइंट पी का पोटेंशियल निकालना ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो नहीं, द आंसर शुड बी के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर वन, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है, पर कैसे? क्लास इलस्ट्रेशन है बाबा, एग्जैक्टली यही सवाल है। एक बार पेज खोल के देखो, आप नहीं समझ में आता है फिर पूछ लो, ठीक है? ओके, और बोलो। डन, डिस्कशन ओवर। चलो अब आप पढ़ते हैं यार, तुम बहुत इधर उधर टाइम लगा दिए।
नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखो, जो भी सवाल पूछना है पहले से नोट करके रख लो यार, टाइम बच जाएगा थोड़ा तुम्हारा और मेरा दोनों का। मैंने कल एक सवाल पूछा था आपसे और दैट क्वेश्चन वाज कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखी थी, अंदर की बाहर? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी। फिर इसके अंदर में इसका सर्कुलर रीजन है यहाँ पर मैंने आर लेंथ का एक रॉड रख दिया था। पहले बाहर का वाला करूं या अंदर वाला करूं? पहले कौन सा था? बाहर वाला। बाहर वाला। तो पहले बाहर वाला देख लेते हैं। तो बाबा यहाँ पर मैंने ये ऐसे ये आर लेंथ का रॉड रख दिया है और अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें ईएमएफ कितना है। तो एनीबॉडी कुछ प्रकाश डालना चाहेगा, कैसे करें इसको? एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन? कुछ भी किया हो, कुछ भी गलत ही किया हो भाई बता दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को कि कुछ लोग एफर्ट तो करके आते हैं। नो वन। किसी ने कोई एफर्ट नहीं किया? बाप रे, चलो ठीक है, कर लो सिलेक्शन ऐसे ही, है ना। क्या पूछा था मैंने इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड। ये मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, तो ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था। तो यहाँ पर सर्कुलर शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिखी थी वो कितनी लिखी थी बताओ? म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई क्या कहता हूँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई थी बताओ? इसमें मैंने डी बी बाई डी टी अल्फा दिया था, ऐसा कुछ दिया था क्या? हाँ, dB by dt अल्फा दिया था। dB by dt कांस्टेंट दिया था, अल्फा दे दिया था। तो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी वो कितनी आ जाएगी? वो होगी अल्फा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर, ऐसा ही कुछ था क्या? बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू कल निकाली थी रे बाबा, ऐसा ही कुछ निकली होंगी। तो ये ऐसे आ गई। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि बाबा इस पॉइंट की बात करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि बाबा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रे बच्चा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बननी चाहिए सच दैट कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो यहाँ पर लेट्स से ये एंगल मैंने थीटा कह दिया, ये एंगल मैंने थीटा कहा, तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि अलोंग द रॉड अगर मैं मूव करता हूँ, मान लीजिए मैं DL मूव किया, तो आई कैन सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट मुझे दिखेंगे, एक तो अलोंग द रॉड वाला, एक परपेंडिकुलर टू रॉड वाला। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस में किसका कंट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द रॉड या परपेंडिकुलर टू रॉड? अलोंग। तो मैं अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ dV, तो दैट वुड बी, मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ पहले ना, तो वो माइनस माइनस साइन छोड़ो, अभी इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एल, और E चाहिए तो मेरे पास हो जाएगा E dl और साथ में हो जाएगा cos थीटा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो दैट वुड बी इंटीग्रल ऑफ अल्फा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स R इंटू DL इंटू कॉस थीटा, इतना बन चुका है। तो बाबा अब देखो cos थीटा को यहाँ से कुछ करते हैं, तो ये दूरी कितना था? R था, तो cos थीटा को अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा अल्फा कैपिटल R स्क्वायर बाई 2R, DL तो DL रहा, और cos थीटा को क्या लिखें बोलो? ट्राइंगल की मदद से बता दो। हाँ, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, क्योंकि यहाँ से ये दूरी को अपन ने स्मॉल r बोला ना, तभी जाके तो ये फॉर्मूला लिखा। तो यहाँ से मेरे पास देखना अब क्या बना,
ये आ चुका है अल्फ़ा आर स्क्वायर बाई 2 और ये आ चुका है डी एल अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पर मेरे को देखें तो बाबा इंटीग्रेट करना पड़ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, डी एल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या बना हुआ है, आर बना हुआ है। क्यों? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? आर कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? आर क्यूब होगा ये कह रहे हो क्या? अरे बोलो भाई, या तो बोलो या तो मत बोलो, ऐसे बीच में डाउटफुल सिचुएशन क्यों क्रिएट कर देते हो? वही तो सर, यही था। तो अभी देखो मैंने क्या लिखा कि बाबा ये डीएल लिखा, तो ये लिख लेता हूँ कि ये एल वेक्टर लिख लिया मैंने, ये एल लेंथ लिख लिया इनिशियल पॉइंट से, मतलब सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर क्यूब बाई 2 इंटीग्रल ऑफ डी एल अपॉन आर स्क्वायर को लिख सकते हैं स्टाइल से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो आर लिखा का, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बाबा इंटीग्रेशन तो हमारे पास में एल के रेस्पेक्ट में और नीचे वेरिएबल आर है, तो इसलिए उसको हटाना पड़ा। तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी अल्फ़ा आर क्यूब बाई 2 और ये आ जाएगा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इस प्रकार से बन जाएगा। तो जल्दी से बता दो यार, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है कि नहीं आता? आप पता है सर? क्या आता है बताओ? हाँ, नहीं रे बाबा, एलन नहीं जाएगा। 1 अपॉन आर tan इनवर्स एल बाय आर, बरोबर 1 बाय आर tan इनवर्स एल बाय आर। तो अल्फ़ा आर क्यूब बाई 2 इंटू 1 बाय आर tan इनवर्स एल अपॉन आर आ जाता है। और इसकी वैल्यू अगर लिखें तो एल की लिमिट्स लिखनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? इसकी लिमिट्स जो हो जाएंगी वो इधर तो है प्लस एल बाई 2 और इधर जो हो जाएगी माइनस एल बाई 2। समझे क्या? सेंट्रल पॉइंट से लिख लिया ना मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एल बाई 2 से, सॉरी इसकी लेंथ को मैंने आर लिखा था शायद, ऐसा कुछ लिखा था क्या इसकी एंटायर लेंथ को, रॉड की लेंथ को? तो ये आ जाएगा प्लस आर बाई 2 और यहाँ पर ये लेंथ आ जाएगी माइनस आर बाई 2। तो यहाँ पे जो लिमिट बनी है वो आ गया है माइनस आर बाई 2 से प्लस आर बाई 2। और इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ईएमएफ अक्रॉस द रॉड बन चुका होगा। अब चलिए, ये तो हमने सोच लिया, क्या सोच लिया कि इस इतना ईएमएफ पैदा होने वाला है। अब हम सोचते हैं कि कौन सा हायर पोटेंशियल होगा पॉइंट होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पॉइंट होगा। तो बताइए इसमें से ए और बी में से हायर पोटेंशियल कौन सा होगा? ए वाला हायर होगा, देख लो। हाँ, कैसे? हाँ, कैसे होगा रे बाबा? नो वन कैसे बोला है? ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर कैसे कहा? किस लॉजिक के बेसिस पर कहा आपने? ए लोअर ना, ए लोअर, ए लोअर मतलब ए लोअर, अच्छा ए पॉइंट लोअर है। अच्छा, तो तुम दूसरा आंसर बता रहे हो, क्यों? फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में है तो ए पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट पर हायर पोटेंशियल होगा, ये आपका कहना है। और इसके अलावा एक और आंसर आया था कि ए हायर पोटेंशियल होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? तो चलिए बाबा शुरू करते हैं। देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। और नॉन कंजर्वेटिव है तो इसकी वजह से चार्जेस पर फोर्स तो लग जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर रखा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने यहाँ रखा तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा कि राइट में लगेगा?
लेफ्ट में लगेगा। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है यहाँ पर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस साइड में, यानी कि ए की साइड में। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? बी साइड में मूव करेगा। अब फर्दर क्या होंगे? चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या होंगे? चार्जेस अक्यूमुलेशन शुरू होगा। कहाँ पर? ए पर तो कौन सा चार्ज आएगा बोलो? पॉजिटिव। और बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इन चार्जेस के अक्यूमुलेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस से बनी है। तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव होगी कि नॉन कंजर्वेटिव? हाँ, कंजर्वेटिव होगी। और कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड दोनों में से किसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर पाते हैं? कंजर्वेटिव की मदद से। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं तो कंजर्वेटिव फील्ड कहां से कहां बनी है? ए से बी या बी से ए? ए से बी। ए से बी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कंजर्वेटिव लिखता हूं, कंजर्वेटिव वाली, तो वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। तो कंजर्वेटिव फील्ड इधर से बनी है, तो बाबा आई कैन से कि अब इसमें से हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल बताइए कौन सा होगा? बी हायर। हाँ, बी हायर पोटेंशियल। बी हायर पोटेंशियल? नहीं, ए हायर पोटेंशियल, बी लोअर। ए हायर पोटेंशियल एंड बी लोअर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो हम इसकी मदद से, एक मिनट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा हायर होगा या कौन सा लोअर होगा। हमें अगर पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है तो हमें कंजर्वेटिव फील्ड में आना पड़ेगा, और कंजर्वेटिव फील्ड देखी गई तो वो इस प्रकार से है। और अगर इसको लॉजिकली सोचें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल होता है कम, डिक्रीज होता है। तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी तो इस डायरेक्शन में अपना पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होता हुआ पाया जाएगा। समझे? इसका मतलब हायर पोटेंशियल ए होगा और लोअर पोटेंशियल बी होगा। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू इस तरह से आ चुकी है। ए इज हायर पोटेंशियल एंड बी इज लोअर पोटेंशियल। तो इसी बात को जो अभी मैंने समझाया, कोई समझाना चाहेगा खुद से? कुछ भी इनिशिएट ले लो, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बोलो, कोई बताना चाहेगा क्या किया अपन ने यहाँ पर? फील्ड लेफ्ट में, तो सारी चार्जेस पहले लेफ्ट में जाएंगे, तो ये पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। और वो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव थी, तो उसके लिए तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है। अभी जो ये चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से राइट की तरफ एक फील्ड आया, बिल्कुल, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। वो कंजर्वेटिव फील्ड है। अब फील्ड राइट की तरफ है, मतलब बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल हो जाएगा और ए पॉइंट हायर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे कि हमारी लाइफ बहुत आसान रहेगी। चलिए उस तरीके के बारे में सोचते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा ये रहा हमारा सर्कुलर रीजन जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, एंड ये रही वो रॉड जिसके अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो मैंने क्या कर देना है कि बाबा एक इमेजिनरी लूप इमेजिन कर लेता हूं। तो एक मिनट, ये मैंने लिया था पॉइंट ए, ये पॉइंट लिया था बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। तो मैंने क्या कर लिया कि बाबा ए बी और सी की मदद से, ए बी और सी की मदद से मैंने निकाल लिया है कि एक ऐसा रीजन खुद से इमेजिन कर लिया। तो मैं बात करता हूं लूप ए बी और सी के लिए। तो क्या इसके लिए फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? कितना फ्लक्स होगा? वो एंगल दिया है क्या? लेंथ दिया है रॉड का। तो आ जाएगा। ये अगर मैं थीटा लिखता हूं तो टैन थीटा कितना हो जाएगा? L/2R। दिस इज R/2 बच्चा, ऑल्सो दिस इज R/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो मैं अगर लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ चुका है। tan थीटा अगर आ गया
तो इसका मतलब थीटा आ चुका है tan इनवर्स 1/2, और यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये भी एंगल है थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो एंगल ये बना हुआ है सी पॉइंट पर वो 2 थीटा, उसकी वैल्यू आ चुकी है। फिर आगे क्या करें, फ्लक्स निकालना है मुझे। B dot D. हाँ, बी की वैल्यू तो लिख लीजिए, चलो बी लिख लिया मैंने। एरिया अब क्या लिखें बताएं। Yeah. R square थीटा ना? आर स्क्वायर इंटू आर्क का जो एंगल बना है उसका बाय 2, क्योंकि अरे बाबा ये जो हाँ सर। है ना, तो ये जो बनेगा यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया देखना है या ये आर्क वाला एरिया देखना पड़ेगा, वाला आर्क वाला एरिया देखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर ये बनेगा दैट वुड बी बी नॉट इंटू आर्क वाला एरिया, और आर्क वाला एरिया जो लिखा जाएगा, आर्क का एंगल कितना है 2 थीटा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आ चुका है, मैं अगर फ्लक्स फाई लिखता हूँ तो दिस इज बी नॉट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, फिर थीटा इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं ईएमएफ लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और ये थीटा तो थीटा रहा, आर स्क्वायर रहा, और डी बी बाई डी टी, dV by dt अल्फा। तो ये आ जाएगा थीटा आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी यानी कि अल्फा। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 2, तो यहाँ से आ चुका है tan इनवर्स 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इस तरीके से हमारे पास ईएमएफ आ चुका है, किस लूप में, ए बी और सी में। तो अब बताइए ए से बी तक कोई वायर थी क्या, बिल्कुल, मतलब ए से बी तक तो है, बी से सी तक कोई वायर थी क्या, क्या सर? बी से सी तक कोई फिजिकल वायर है क्या, नहीं। नहीं है। नहीं। इसी तरह से ए से सी तक कोई फिजिकल वायर है क्या, नहीं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लूप ए बी सी की बात करता हूँ तो एक्चुअली जो फिजिकल वायर एग्जिस्ट करती है वो कहाँ से कहाँ करती है, ए से बी तक कर रही है बस, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर जो ईएमएफ आया है ये ईएमएफ आया होगा तो उसमें तीन लेंथ का कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें कि एक लेंथ होगी ए से सी, ठीक है, फिर दूसरी लेंथ होगी ए से बी, और तीसरी लेंथ होगी बी से सी। चलिए अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है तो वो किस प्रकार से बनी होगी, इन विच वे इट विल बी मेड। तो वो क्या बन रही होगी, उसका शेप कैसा होगा, बोलो, शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बाबा सर्कुलर बन रही है ना बाबा। तो मैं अगर यहाँ पर अगर एक फॉर एग्जांपल ए की फील्ड बनाऊंगा, ऐसे कई सारी बन रही होंगी, तो यहाँ पर बताइए कि लेंथ ए सी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बाबा लेंथ ए सी रेडियली है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो टेंजेंशियल बनी हुई है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल में आता है E डॉट डी एल लिखा जाता है, समझे। तो E और डी एल के बीच में अगर मैं लेंथ ए सी के लिए देखता हूँ तो डी एल वेक्टर कैसा बना, इधर बना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी, इधर बनी, दोनों के बीच का एंगल 90। वो तो वैसे भी नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ नॉन कंजर्वेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट बाबा, अभी चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से देखता था कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अभी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अपना नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल सही। लेकिन इमेजिन कर लीजिए कि बाबा यहाँ पर मैंने कंडक्टिंग वायर रख दिया, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए यहाँ मैंने कंडक्टिंग वायर रख दिया और उस कंडक्टिंग वायर में नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखने से चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो बाबा चार्ज एक्यूमुलेशन कुछ होगा क्या इसमें, नहीं हो पाएगा। ये मैंने कंडक्टिंग वायर ऐसे रख दी,
है ना। ये इमेजिन कर रहा हूँ मैंने कि ये कंडक्टिंग वायर रख रहा हूँ मैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। तो बताइए क्या पॉइंट ए और सी में से किसी पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेशन होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर इसको पूरा मौका दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बना दे। हमने यहाँ पर कंडक्टर भी इमेजिन कर लिया जो कि नहीं था। तो भैया कंडक्टर के लिए भी यहाँ पर कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी है। इसका मतलब यहाँ पर ए और सी के बीच में अगर कंडक्टिंग वायर होती तो उसमें भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होता। नहीं होता। तो भाई यहाँ तो इमेजिनरी था, तो वो तो पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म हो गई। समझे क्या? इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि बाबा ए और सी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। चाहे यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी वायर रखा, चाहे हमने एक कंडक्टिंग वायर भी रख दिया, एक्चुअली कंडक्टिंग वायर रखा, तब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है। सी और बी के बारे में क्या कह सकते हैं? सेम रहेगा। तो इसके अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो बना होगा वो सारा का सारा कहाँ बना होगा बोलो? ए और बी के बीच में। यानी कि ये जो ईएमएफ हमारा निकला है वो भले ही हमारे लूप ए बी सी के लिए निकला है, लेकिन वो जो ईएमएफ है एक्चुअली आएगा कहाँ पर? ए और बी के बीच आने वाला है। समझे क्या? तो मतलब ये बस कैसे हो गया? ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है ना? मैं वेट ही कर रहा था कोई इस बारे में पूछे। देखो अपन ने ए और सी के बीच में यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। ठीक है। सिमिलरली ए सी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि बाबा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्रकार से बनी है। लेकिन ए और बी के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड थी? यहाँ पर मैंने ए और सी और बी और सी के बीच में पहली बात तो हमारे पास में कंडक्टिंग वायर थी ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफाइन करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है ना। और फिर जब कंडक्टिंग वायर लगा दी तब बात करते, तो कंडक्टिंग वायर तो यहाँ पर थी नहीं। ठीक है। कंडक्टिंग वायर में भी कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी बात जो वर्चुअल इमेजिनेशन थी वो तो हटा ही दो। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में बना है वो बना हुआ है अपनी कौन सी फील्ड बनी? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। से चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। मजा आ रहा है अब? ठीक है। तो मैं उम्मीद ही कर रहा था जिसको समझ में आया होगा। ये सवाल हर साल आता है, तो मैं कोई तो सोच रहा था कि कोई तो पूछे, और अगर नहीं पूछते तो मैं निकल जाता, क्योंकि सवाल भी अगर मैं पूछूं और जवाब भी मैं दूं तो फिर वो समझ में नहीं आता है ना। अगर इफ़ यू आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस तो मुझे जवाब देने में सही लगता है। अब मैं सवाल भी मैं ही पूछूं और जवाब भी मैं ही दूं तो वो फिर वो समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों के, है ना। मान लो मैंने दे भी दिया तो वो समझ में भी नहीं आया। ठीक है। फिर अगला सवाल जो था, अगला सवाल क्या कहता है बाबा? अंदर। कि इस बार तो अंदर कर दिया, तो अब ये तो मुझे लगता है आप कर ही लोगे। ठीक है। ये रॉड आर लेंथ की यहाँ मैंने कर दी, ये सेंटर पॉइंट ए कर दिया, ये पॉइंट बी कर दिया, ये पॉइंट सी कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? बाहर की तरफ है, और वो dB/dt हमें दे रखा है अल्फा है। तो मेथड 2 से ही कर दो, जल्दी से पहुँच जाओगे। दोनों ही कर लो चलो, या मैं छोड़ देता हूँ। एक काम करो, दिस इज़ योर होमवर्क, अभी छोड़ देता हूँ, अभी करके कल बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। तो ये 2 पेज मैंने छोड़ दिए। अब मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर लेट्स से ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने क्या करा कि एक ऐसा सर्कुलर सा नॉन कंडक्टिंग uniformly charged disk with charge density sigma, density equals to sigma, इतना दे रखा है। फिर अब मैं क्या कहता हूँ
कि बाबा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B और गिवन है डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा और वो क्या है, कांस्टेंट दे रखा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है और बढ़ती जा रही है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि बाबा इस डिस्क जो कि हॉरिजॉन्टल में ऐसे रखा हुआ है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो व्हाट डू यू थिंक? किसका इफेक्ट सर? ये सिचुएशन मैंने आपको सारी दे दी है। अब ये डिस्क क्या मतलब क्या करना चाहेगी अभी, मतलब क्या कर सकती है ये डिस्क? ये डिस्क है, यहाँ पर इसके अंदर माल भरा हुआ है, ठीक है। इसका मास m मान लीजिए, रेडियस r मान लीजिए और फ्री टू रोटेट है क्या? हाँ फ्री टू रोटेट। हाँ, ये सरफेस पर रखी हुई है। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस कर दिया मैंने, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेंगे। 90 क्या होगा? एंटी घूमना चालू करेगा। ये घूमना चालू करेगा, क्यों? अभी वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा देखें तो वो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चाहेगी कि वो इधर हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पैदा होना चाहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई और साथ ही साथ यहाँ पर चार्जेस भी हैं, तो इसका मतलब उनके बदले में वो फोर्स लगा देगी। फोर्स लगाएगी तो इनफैक्ट ये क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे गोल 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 घुमाने की कोशिश करेगी। तो अब हमसे पूछा गया है पहला सवाल, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड द डिस्क स्टेशनरी। थोड़ा भारी सवाल है, अगर आपको अब ये नहीं करोगे ढंग से तो फिर मैं भारी सवाल लेना अब कम कर दूंगा। करेंगे। पाई अल्फा सिग्मा आर पावर 4/4। क्या कह रहे बाबा? एक छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ लिया, हर एक पे टॉर्क। छोटे छोटे रिंग में तोड़ दिया, ठीक है। हर एक पे टॉर्क निकाला, बिल्कुल सही। और सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड कर दिया। तो सिंपली मैं सबसे पहले तो लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पर कितनी आ गई तेरे बाबा? अल्फा r/2 आ गई, छोटा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट पर इस तरह से बनी हुई थी। तो मैं अब देखता हूँ कि ये जो डिस्क बन रही है, डिस्क में छोटे छोटे रिंग को हम इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो रिंग है मैंने मान लिया कि सेंटर से स्मॉल r दूरी पर ये dr विड्थ का मैंने रिंग मान लिया है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाबा हर r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसी वजह से हर एक r दूरी पर जो लगने वाला फोर्स होगा एक छोटे से पार्टिकल पर वो अलग होगा। तो मैंने क्या कर लिया कि ये r दूरी पर देखा तो यहाँ पर सभी पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी भी इसके हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा।
तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनी है, एंड इफ़ आई राइट डाउन द फोर्स ऑन चार्ज डी क्यू, तो दैट वुड बी रिटन एज अल्फा आर बाई 2 इंटू स्मॉल चार्ज डी क्यू। नाउ यहाँ पर मान लीजिए ये डी क्यू चार्ज था, इसी तरह से यहाँ पर भी कोई डी क्यू चार्ज होगा, इसी तरह से यहाँ पर भी कोई डी क्यू, एंड सिमिलरली ऐसे कई सारे डी क्यू से मिलके एक रिंग बनेगा। नाउ टेल मी कि बाबा यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा ऑन दिस स्मॉल चार्ज डी क्यू वो कितना लिखा जाएगा? दैट वुड बी छोटा सा टॉर्क डी टाउ इज इक्वल टू दिस इनटू क्या लिखूं? रेडियस आर। बाकी लोग रे क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? इस पे जो फोर्स लगा है छोटा सा वो अलोंग द टेंजेंट लगा ना, तो इनटू दूरी कर देंगे तो यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा, समझे? हाँ सर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा छोटा सा था, इस पर भी फोर्स लगा, सिमिलरली यहाँ पर भी छोटा सा चार्ज था, इस पर भी फोर्स लगा। तो इन सभी फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आया है, बताइए वो सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में? सेम सेम डायरेक्शन में। ये जो टॉर्क हो जाएगा कि टॉर्क ऑन स्मॉल रिंग अगर मैं लिखूं, ऑन स्मॉल रिंग अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा आर स्क्वायर बाई 2, ये तो साइड में आ गया, और डी क्यू सारे जुड़ जाएंगे और वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से टॉर्क ऑन स्मॉल रिंग जो बना वो आ चुका है 2 से, तो 2 कैंसल आउट, पाई से पाई यहाँ पर आ गया, पाई अल्फा आर पावर 3 और डी आर, इतना आ चुका है। ये तो क्या है? दिस इज टॉर्क, किस पर? छोटी सी रिंग पर। सिग्मा मिस कर दिया। सिग्मा मिस कर दिया क्या? ये सिग्मा, हाँ। तो ये तो आ चुका है टॉर्क ऑन दैट स्मॉल रिंग। अब ये पूरा अगर डिस्क पर करना है तो मैं लिखता हूँ टॉर्क ऑन डिस्क, अगर लिखें तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा पाई अल्फा आर पावर 3 डी आर, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो यहाँ से आ चुका है सिग्मा पाई अल्फा आर पावर 4 बाय 4 इतना बन चुका है। दैट वुड बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क, समझे? तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अगर अपन इसका फ्रिक्शन लेस कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये सब चीज़ें हैं वो सब निकाल लोगे, ठीक है? इसमें देखो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर। डन। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हम देख रहे हैं, तो कहीं पर हमने देखा कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैं बात करूं तो कहीं पर मैंने देखा कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कहीं पर मैंने देखा कि कहीं पर आपका ईएमएफ भी पैदा हो गया, और कहीं पर देखा तो करंट भी आ रहा है। तो किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ दोनों आया, किस सिचुएशन में करंट भी आया? तो ये चीज़ें अगर देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैंने देखा कि बाबा नो लूप है ना, सिंपली नो लूप या नो कंडक्टिंग लूप, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर मैंने कर दिया कि यहां पर ओपन कंडक्टिंग लूप कर दिया, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो था ही, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही, और साथ ही साथ जैसे हमने रॉड पर अभी देखा था, और रॉड को कह सकते हैं ओपन लूप की तरह बोला जा सकता है। तो आई कैन से कि बाबा वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, समझे? और अगर मैंने क्या कर दिया, क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप कर दिया, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि बाबा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, और साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट भी होगा। क्योंकि अभी लूप क्लोज हो गया तो करंट को घूमने की जगह मिल गई ना, ओपन में तो वो घूम ही नहीं पाया, तो क्लोज कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। तो बाबा इस बात का ध्यान रखना कि कौन सा करंट, मतलब कहाँ पर क्या पैदा होने वाला है, समझे? ठीक है। तो अभी आप घर पे, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइट वगैरह कभी बंद भी करते होंगे, कभी चालू भी करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर करते हैं। हाँ, तो कभी स्पार्क दिखा है क्या बटन में?
हाँ दिखा है। है ना, जब अपन ने लाइट को खासकर जब ऑफ करते हैं या फैन को ऑफ करते हैं तो तुमने कभी देखा होगा खट से आवाज़ आती है बटन में से। तो चलिए अब उसके रीज़न के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या हो रहा होगा। तो लेट अस से दिस इज सर बैटरी। ऊपर लो बोला शायद, क्या हुआ? ऊपर ऊपर? ऊपर लो। अरे यार ये लो, नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। हाँ, तो अब मैं लूप की बात करता हूँ जिसमें कि स्पार्क वगैरह पैदा होता है। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा होगा। तो देखिएगा कि ये हमारा रहा बैटरी के साथ में एक स्विच मैंने जो देख लिया, और स्विच के साथ में मैंने एक अपना लोड देख लिया, जैसे फ़ैन हो गया या बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और अब देखिएगा कि ये जो स्विच है इसको मैंने, एक मिनट, स्विच है इसको मैंने ओपन कर दिया। तो स्विच ओपन करने से पहले यहाँ पे सर्किट क्लोज था, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट भी फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो कर रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन को मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ, और अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे रही तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर एक फ्लक्स भी बना होगा जो कि बाहर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। समझ रहे हो क्या? यानी कि जब मैंने सर्किट को यहाँ पे कनेक्टेड सिचुएशन में रखा तो यहाँ पर एक फ्लक्स एसोसिएटेड है, और उस फ्लक्स एसोसिएटेड की वजह से यहाँ पर अगर हम जैसे ही स्विच को ओपन कर लेते हैं तो करंट क्या होना चाहेगा? कम होना चाहेगा या ज़ीरो होना चाहेगा। करंट ज़ीरो होना चाहेगा तो फ्लक्स कम होना चाहेगा, और फ्लक्स कम होना चाहेगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास लेंज बाबा का लॉ है, और वो क्या कहते हैं बोलो? अपोज करेगा। वो अपोज करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लूप को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हम स्विच ऑफ कर रहे हैं या स्विच को हटा रहे हैं। तो लूप क्या बोलेगा कि यार जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उसको वो अपोज करेगा। और इनफैक्ट आपने उसको देखा ही होगा कि उसके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे पता लगा? क्योंकि जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो वहाँ पे स्पार्क दिख जाते हैं, और स्पार्क का मतलब क्या है? हवा में करंट फ्लो कर गया। इसका मतलब लूप में अगर आप छोटे से इतने से लूप में भी अगर इस लूप को ओपन करते हैं ना तो यहाँ पर स्पार्क जनरेट होते हैं। कि ये स्पार्क कैसा चाहेगा कि ये करंट ऐसा जा रहा था, तो यहाँ पर स्पार्क की मदद से ये करंट इस वायर में घुसना चाहेगा। समझे क्या? मतलब एयर के वायर, एयर की मदद से। तो अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस लूप की मदद से इतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है या प्रोड्यूस हो चुका है जो कि एयर को भी कंडक्टिंग बना देता है। एंड उसमें जो आपने शायद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में सुना होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि बाबा एक इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग की तरह बिहेव कर रहा है, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर वो सारा ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके सारे अस्तर पंजर खुल जाते हैं और उसमें सारे वो जो है आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कंडक्टिंग की तरह बिहेव करना शुरू कर जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर भी वही हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर मेकिंग टू डू फॉर एयर टू मेक दिस थिंग डू, वो क्या होता है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स कि वो जो छोटे से रीजन में यहाँ पर जो इतने से जो रीजन था जहाँ पर ये एयर थी, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो 10⁶ के ऑर्डर में बनी हुई है। तो ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इतने छोटे से लूप में भी। दैट इज़ वाई वहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होने की वो कैपेसिटी रखता है। अगर इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो तो स्पार्क ही नहीं पैदा कर पाता। समझे क्या? तो ये तो क्या करी मैंने, छोटे से स्विच की बात करी है जो अपने घर पर होता है, या इनफैक्ट अगर आप डीसी सर्किट ऐसा घर पे बना भी लें तो वहाँ पर भी स्पार्क दिख जाते हैं, है ना। कभी बैटरी 12 वोल्ट की लेना अपने, है ना, उसके निकाल लेना, गाड़ी वगैरह के निकाल लेना 12 वोल्ट की बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी कौन सी गाड़ी में? सभी में 12 वोल्ट की होती है। 12? हाँ, आप अगर अपनी कार में से निकालेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी होगी। स्कूटर वगैरह से भी निकालेंगे। टॉय कार? अरे नहीं भाई, मतलब हाँ अपनी गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी, 4 पहिए वाली। निकाल लो मतलब निकालने मतलब निकाल सकते हैं ना आप उसमें से। हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी। अरे इलेक्ट्रिक नहीं भाई, आपकी जो नहीं, अरे इंजन वाली सादी गाड़ी में भी बैटरी होती है एक साइड, तो उसमें भी बैटरी होती है, तो यू कैन इजीली हाँ, तो वो अगर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर लेना।
तो उसमें क्या करना ना कि कुछ बल्ब वल्ब लगे ना, छोड़ो, मतलब कर लेना खुद से जो कर लेना जो करना। तो यू गेट द आइडिया कि बाबा अगर आप इसको स्विच ऑफ करोगे तो इट विल रजिस्ट द चेंज इन द फ्लक्स, है ना। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया। अब इसमें क्या है कि जैसे ये खुद की वजह से यहाँ पर एक चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर एक टर्म हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। जो कि इस बात को हमें आइडिया देती है कि बाबा किसी लूप का अगर इस फ्लक्स में चेंज को ऑपोजिशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस उसमें ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से किसी लूप में अगर इस फ्लक्स को चेंज को अपोज करने का जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। अरे भाई बड़ी लॉजिकल सी बात है रे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब खुद से, इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस हो रहा है, मतलब खुद से वो प्रेरित हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है इस चेंज को अपोज करने के लिए। समझे क्या? तो अगर मैं कोई लूप ले लिया, मान लीजिए ये लूप ले लिया और लूप में कहा गया कि बाबा सेल्फ इंडक्टेंस है, तो सेल्फ इंडक्टेंस को सर्किट में दिखाने का तरीका बड़ा स्टाइल सा है। इसको अपन ऐसा बना देते हैं, सोलेनॉइड जैसा बना देते हैं। और इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा। ये क्या है? ये इंडक्टेंस को दिखाने का तरीका है, इंडक्टेंस को दिखाने का तरीका है। ये क्या बताएगा कि बाबा आप सर्किट में कोई चेंजेस करेंगे करंट में तो ये उसको अपोज करने वाला है ना। तो सर्किट भी अपोज कर सकता है, हम बाहर से कोई डिवाइस भी लगा सकते हैं जो अपोज कर रहे हैं, और उसे इंडक्टेंस की मदद से इंडिकेट किया जाता है। समझे? तो इसका मतलब किसी लूप में अगर सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस ज़्यादा हुआ, इसका मतलब वो ऑपोजिशन ज़्यादा दिखाएगा, और अगर इंडक्टेंस अगर कम हुआ तो ऑपोजिशन कम दिखाएगा। तो इनफैक्ट अगर यहाँ पर पूरी ऑपोजिशन की बात जो आती है वो अपोज करना किसको है? फ्लक्स में चेंज को। ठीक है ना, फ्लक्स में चेंज को अपोज करना है। तो यहाँ पर बाबा मैं क्या बोलता हूँ कि फ्लक्स ऑब्वियसली किसके प्रोपोर्शन में होगा? करंट के प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि करंट अगर यहाँ पर ज़्यादा हुआ तो फ्लक्स एसोसिएटेड इन द लूप भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं? L इंटू आई। आई एल को लिखा जाता है इंडक्टेंस, एंड इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इज हेनरी, यूनिट इज हेनरी। और अगर हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स को लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड बाय, और इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर। इसको अगर ऐसा भी दे सकते हैं, और जनरली तो हेनरी में दे दिया जाता है। तो इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि बाबा अगर मैं देखना चाहता हूँ EMF एसोसिएटेड व्हेनेवर वी चेंज द करंट, तो वो क्या हो जाएगा? d माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। ठीक है? तो अगर सोचिए कि अगर करंट को बहुत एब्रप्टली चेंज कर दिया तो डी आई बाई डी टी ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब EMF इंड्यूस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा रे बाबा। EMF इंड्यूस ज़्यादा होगा। माइनस साइन से वो कम नहीं होगा, माइनस साइन तो बस वो डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, उल्टा होगा। हाँ। तो EMF इंड्यूस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एकदम से हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्विच को ख़त्म कर देते हैं, मतलब स्विच को ओपन कर दिया। ऐसे ये पहले ऐसा था, स्विच को ओपन कर दिया तो करंट एब्रप्टली हमने चेंज कर दिया, और करंट एब्रप्टली चेंज हुआ तो डी आई बाई डी टी हमारा बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने एकदम से इंस्टेंटली चेंज कर दिया ना। करंट कुछ फ्लो कर रहा था, उसको जीरो करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो करंट इज एब्रप्टली चेंजिंग, हेंस डी आई बाई डी टी इज एक्चुअली वेरी ह्यूज, एंड हेंस यहाँ पर डी आई बाई डी टी की वैल्यू ज़्यादा, तो EMF भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस छोटे से रीजन में EMF इतना ज़्यादा हो गया कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी वो 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर में बन गई। इसी वजह से स्पार्क भी पैदा हुआ है। समझे? ओके। तो मान लीजिए यहाँ पर ये सर्किट था I, सर्किट में करंट फ्लो किया, बैटरी का EMF E। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ करंट, KVL की इक्वेशन लिखता हूँ इस सर्किट में, तो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा E माइनस, ये क्या करेगा? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस भी कुछ ना कुछ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है, और वो कितना निकाल रहा है? L डी आई बाई डी टी। L डी आई बाई डी टी। फिर साथ में कौन है? करंट है।
सॉरी रेजिस्टेंस है, तो वो कितना हो जाएगा माइनस आई आर बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इंडक्टेंस का काम क्या है, इंडक्टेंस का एक ही काम है बाबा, चेंज को अपोज करना। किसमें चेंज को? करंट में, हाँ मतलब फ्लक्स में, हाँ वही, करंट में चेंज को अपोज करना, तो वो हो जाएगा अपना इंडक्टेंस। तो बाबा अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं तो ये करंट को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैंने करंट को डिक्रीज करना शुरू कर दिया, समहाउ मैंने बैटरी को मान लो ईएमएफ कम कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पर ये एज अ करंट को कम नहीं होने देगा, करंट को उतना ही बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि सोर्स की तरह काम करेगा। समझे क्या बाबा? फिर से बोलता हूँ, करंट अगर बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो वो बढ़ने से रोकेगा, और बढ़ने से रोकेगा तो वो क्या करेगा, एज अ लोड की तरह काम करेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। और अगर करंट को मैंने डिक्रीज करवाना शुरू कर दिया, समहाउ मैंने यहाँ से करंट जो है डिक्रीज करवाना शुरू कर दिया, तो वो करंट के डिक्रीज होने को रोकेगा, तो वो एज अ सोर्स की तरह काम करेगा, एज अ एनर्जी प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, करंट को कम होने से रोकेगा। समझे? ठीक है, तो एक सवाल मैंने आपको दे ही दिया है, इसके अलावा होमवर्क में और क्या दे बोलो? एमईसी में एक्सरसाइज 1 खत्म हो चुकी है मुझे लगता है। हाँ सर। और O1 खत्म हुआ क्या? नहीं, ओवन शुरू भी नहीं किया? नहीं शुरू हो गया, बाकी है। ओवन कितने कर लिए? ओवन में 10 सवाल किए हैं, तो ओवन कंप्लीट कर लीजिए। एक काम करो, कर पाएंगे क्या? हाँ। देख लो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंप्लीट कर रहे हो, तो इसका मतलब कल डिस्कस करेंगे अपन। हाँ 40 क्वेश्चन। हाँ क्या क्वेश्चन ज्यादा है क्या? तो ओवन में अभी तक कितने कर लिए हैं अपन ने? 10 तक कर लिए हैं। तो अब एक काम करो, अगले 25 सवाल कर लो। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 11 से 35। और अगर 35 नहीं है तो इसका मतलब O2 तक घुस जाना, फिर अगले 25 क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है ना, समझ गए ना? ओके हाँ सर। ठीक है, एंड वन मोर क्वेश्चन जो मैंने पहले यहाँ पर क्लास वर्क में दिया है, तो वो भी कल डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय।